नमस्कार। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के विकास की लंबी यात्रा में सामूहिक उपलब्धियों के रूप में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, कृषि उत्पादों की रिकॉर्ड खरीद, महिला सशक्तिकरण के दिशा में प्रयासों और आंतरिक सुरक्षा में सुधार जैसे अनेक कदम गिनाए। संसद के बजट सत्र के पहले दिन केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अगले महीने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए गोवा में मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के स्मारक के उद्घाटन, उत्तराखंड के जोलिंगकोंग जैसे दूरस्थ गांवों को आधुनिक सड़क से जोड़ने, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर संघर्षग्रस्त अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूपों को सुरक्षित भारत लाए जाने जैसे कदमों को रेखांकित किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना अलग स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा, चुनाव अपनी जगह पर हैं, चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोविड से जुड़ी कुछ खबरें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 166 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,09,918 नए मामले सामने आए। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,31,268 है। साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.75% है। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.37% है। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। चुनाव आयोग ने सोमवार को रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले लोगों की संख्या को मौजूदा 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया है। इसके साथ ही जनसभाओं में अधिकतम 1,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनावी राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद इस संबंध में निर्णय लिया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मैनपुरी कलेक्ट्रेट में करहल से पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके साथ पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चुनाव संचालक मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव तथा करहल से समाजवादी पार्टी के विधायक सोबरन सिंह यादव भी थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से त्रस्त है। समाजवादी पार्टी को इस बार करहल और मैनपुरी ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच रूस पर प्रतिबंधों के वॉर की तैयारी भी तेज हो गई है। अमेरिका में रूस पर प्रतिबंधों का विधेयक तैयार करने में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ विपक्षी रिपब्लिकन सांसद भी जुट गए हैं। संभावना है कि ये विधेयक इसी सप्ताह तैयार कर लिया जाएगा। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही कदम उठाने की बात कही है। इसके साथ ही रूस की ओर से भी ऐसी ही जवाबी कार्रवाई की भी आशंका है। उधर पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज इमरान खान सरकार के झूठ का पुलिंदा है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSP में कश्मीर पर विवाद की दुहाई देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ कोई युद्ध नहीं चाहता है। इस्लाम खबर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नागरिक और सैन्य संतुलन को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा गया है। अर्थ जगत से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह लोगों को इनकम टैक्स स्लैब और आयकर दरों में राहत की उम्मीद होती है। केंद्रीय बजट में सबसे अधिक प्रतीक्षा जिसकी होती है उसमें व्यक्तिगत कराधान से संबंधित है।
आमतौर पर हर बजट में आयकर दरों और स्लैब की समीक्षा की जाती है। हालांकि 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट में स्लैब में बदलाव कर टैक्स पेयर्स को राहत देंगी? मूल व्यक्तिगत कर छूट की सीमा को पिछली बार 2014 में संशोधित किया गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। तब से बुनियादी छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खेल जगत से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से साथ हुआ। इस मुकाबले में आखिरी 3 सेट में लगातार जीत दर्ज करते हुए नडाल ने खिताब अपने नाम कर लिया। ये नडाल के टेनिस कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और उन्होंने ये इतिहास रचा। नडाल ने एक साथ रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम करने वाले नडाल अब टेनिस जगत में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गुड टू नो। आज गुड टू नो में जानेंगे ऊदा देवी। ऊदा देवी अंग्रेजों से लोहा लेने वाली एक दलित महिला सैनिक थी। दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थीं, जबकि उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। साल 1857 में भारत जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। जब ये खबर ऊदा देवी तक पहुंची तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने का उनका इरादा और भी मजबूत हो गया। 16 नवंबर 1857 को सार्जेंट काल्विन की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ के सिकंदरबाग में ठहरे हुए भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऐसे में पुरुषों की वेशभूषा धारण किए हुए ऊदा देवी और उनकी बटालियन ने ब्रिटिश सेना को सिकंदरबाग के द्वार पर ही रोक दिया। लड़ाई के समय ऊदा देवी अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदरबाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। उन्होंने 2 दर्जन से भी ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। इसे देख अंग्रेजी अधिकारी तैश में आ गए। उन्होंने समझ में नहीं आया कि उनके सैनिकों को कौन मार रहा है। तभी एक अंग्रेजी सैनिक ने पीपल के पेड़ के पत्तों के झुरमुट में छिपे एक बागी को देखा जो ताबड़तोड़ गोली बरसा रहा था। ब्रिटिश सैनिकों ने भी उसी पेड़ पर निशाना साधा और गोलियां चलाई। गोली लगते ही ऊदा देवी पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद जब ब्रिटिश अफसरों ने जब बाग में प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि पुरुष की वेशभूषा में वह भारतीय सैनिक कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी। इस लड़ाई का स्मरण करती ऊदा देवी की एक मूर्ति सिकंदरबाग परिसर में कुछ ही साल पहले स्थापित भी की गई है। आज भी हर साल ऊदा देवी की पुण्यतिथि पर लोग इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वे अमर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल बजट की बातें पेश होंगी। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।